स्टूडेंट्स, अब हमारा टास्क है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना थ्रू अ क्लोज सरफेस enclosing a charge. Let us consider a closed surface in the form of a sphere, spherical body है, enclosing a positive charge at its center. We have to find electric flux through this closed surface, which is due to the electric charge positive Q present in the center. तो इस टास्क को पूरा करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जनरल फार्मूला की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि है फाई ई इज़ इक्वल टू ई डॉट ए। लेकिन छोटी सी लिमिटेशन है कि यहाँ ए वेक्टर एरिया है और इसका मैग्नीट्यूड, इसका एरिया फ्लैट एरिया के तौर पर कंसिडर होता है। लेकिन यहाँ क्लोज सरफेस इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल बॉडी है, स्फीयर है, तो स्फीयर की कर्व्ड सरफेस है। तो इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इस पूरी सरफेस को लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर देंगे। तो by dividing the surface into large number of small patches, delta E1, delta E2, delta E3 up to delta En, जिनके corresponding vector areas होंगे delta E1, delta E2 vector, delta E3 vector area, delta En vector area। तो इस तरह से हमने ये इतने ज़्यादा पैचेस ले लिए हैं कि हर पैच को हम ये कंसिडर करने के काबिल हो गए हैं कि वो फ्लैट है। लार्ज नंबर ऑफ़ पैचेस लेंगे तो छोटे छोटे एरियाज़ जो अलग-अलग आएंगे सरफेस पर, वो फ्लैट अप्रोक्सीमेशन में ही होंगे। तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो लेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज़ एट द सेंटर ऑफ वेक्टर एरियाज़ आर, ये जो वेक्टर एरियाज़ हमने बना लिए छोटे छोटे पैचेस के, डेल्टा E1, डेल्टा E2, डेल्टा E3, उनके सेंटर्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ होंगी वो E1, E2, E3 अप टू En रिस्पेक्टिवली होगी। यानी डेल्टा E1 के साथ E1 आएगी, डेल्टा E2 के साथ E2 होगी और इसी तरह से डेल्टा En के साथ En होगी। तो कैलकुलेट करना शुरू करें, फाइंड करना शुरू करें। तो द फ्लक्स थ्रू फर्स्ट पैच इज़ फाई E1 इज इक्वल टू E1 डॉट डेल्टा E1, which is equal to E1 delta E1 cos of theta, and here look at the figure, डेल्टा ए की डायरेक्शन भी आउटवर्ड्स है और ई की डायरेक्शन भी चार्ज से आउटसाइड है। तो ये जो ई की लाइन है और डेल्टा ए की लाइन है, ये दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब है कि इन दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री होगा। तो जब 0 डिग्री cos 0 में पुट करेंगे तो cos 0 1 होगा। तो इस तरह से फाई E1 फर्स्ट पैच में से फ्लक्स आपके पास आ जाएगा E1 इंटू डेल्टा E1। सिमिलरली सेकेंड पैच के लिए फाई E2 लिखेंगे और वो हो जाएगा E2 डेल्टा E2। और सेकेंड पैच के लिए भी थीटा 0 होगा, cos 0 1 होगा। तो ये भी उसी तरह से रिज़ल्ट बनेगा। इसको वेरीफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इस तरह से अगर इसको हम सेकंड पैच ले लेते हैं तो इसका वेक्टर एरिया इस तरह से डेल्टा E2 आउटसाइड होगा। तो जो ई की डायरेक्शन होगी वो भी इसी की लाइन में आएगी। तो ई की लाइन और डेल्टा ए की लाइन में कोई फ़र्क नहीं होगा, ये दोनों सेम लाइंस हैं। ठीक है जी। तो आपके पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो होगा फाई E2 इज इक्वल टू E2 डेल्टा E2। सिमिलरली थर्ड स्टेप के लिए देखें, थर्ड पैच के लिए देखें तो वो आ जाएगा E3 डेल्टा E3, और फोर्थ के लिए भी इसी तरह से होगा। और आखिरी स्टेप को nth स्टेप अगर हम बोलें तो nth पैच बोलें तो फाई En इज इक्वल टू En डेल्टा En हो जाएगा। Now the total electric flux through closed surfaces, the sum of all these fluxes, और इनकी जगह अगर आप वैल्यूज़ लिखें E1 डेल्टा E1
और E2 डेल्टा E2 इसी तरह से En डेल्टा En, तो ये फार्मूला बनेगा। As all the patches are at the same distance from Q due to spherical symmetry, तो चूँकि हमने स्फेरिकल सरफेस कंसिडर की है, स्फेरिकल क्लोज सरफेस कंसिडर की है, तो स्फेरिकल सरफेस के किसी भी पैच का सेंटर से डिस्टेंस बराबर होगा। जब सेंटर से डिस्टेंस बराबर होगा, सेंटर में चार्ज है तो चार्ज से उनका डिस्टेंस, चार्ज की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हर पैच पर सेम वैल्यू रखेगी। तो इस स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से E की वैल्यूज़ सरफेस के तमाम पैचेस पर सेम होंगी, और इसको हम कॉमनली E कह देते हैं। E1 E2 E3 सब के साथ E लगा दें तो फाई E आपके पास आ जाएगा, E डेल्टा A1 प्लस E डेल्टा A2, और इसी तरह से E डेल्टा AN, और फिर कॉमन ले लें E को, तो अंदर सिर्फ आपके पास ब्रैकेट में डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 आएगा, और आखिर पर डेल्टा AN मौजूद है। तो ये छोटे छोटे पैचेस सारे उसी सरफेस के हैं जो क्लोज सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है। इसका मतलब है इन सब का सम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर A4πr² के बराबर होता है। तो इसका मतलब है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की जगह ये पुट कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह उसका फार्मूला लिखें, तो इसमें से 4π और r² कट जाएंगे, और बाकी आपके पास बचेगा फाई E इज़ इक्वल टू 1/ε0 इंटू Q। इसको हम वर्डिंग में बोलें तो इस तरह से बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग ए चार्ज इज़ इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज बाई द सरफेस। इसमें टोटल ना भी बोलें क्योंकि एक ही चार्ज है तो काफ़ी होगा। कंक्लूजन इसका कुछ इस तरह से होगा कि फाई थ्रू द क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप और ज्योमेट्री ऑफ क्लोज सरफेस। हमने कंसिडर तो स्फेरिकल सरफेस ली है, स्फेरिकल क्लोज सरफेस, लेकिन उस स्फेरिकल क्लोज सरफेस का जिक्र इस आखिरी फार्मूला में कहीं नहीं आया, जो कि 1/ε0 इंटू Q है। तो इसलिए ज्योमेट्री पर या शेप पर फ्लक्स की वैल्यू डिपेंड नहीं करती। फाई सिर्फ डिपेंड करता है मीडियम पर, और जो चार्ज एनक्लोज हुआ है उस पर डिपेंड करता है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सरफेस की ज्योमेट्री किसी भी तरह की हो जाए, मसलन एक चार्ज अगर इसके सेंटर में मौजूद है तो इसमें से भी अगर वही चार्ज है, सेम चार्ज है, मीडियम भी सेम है, तो इस सरफेस में से भी उतना ही फ्लक्स पास करेगा जितना हमारे स्फेरिकल सरफेस में से पास हुआ है। तो इसको फिज़िकली देखना भी आसान है, क्योंकि अगर आप ये देखें इसमें ज़ाहिर फ्लक्स का मतलब क्या है, लाइनें हैं, नंबर ऑफ़ लाइंस। तो जितनी लाइनें इस स्फेरिकल सरफेस में से पास होंगी वही ज़ाहिर है इस बाहर वाली सरफेस में से, इरेगुलर सरफेस में से भी पास होंगी। तो फिज़िकली भी ये सामने आम सी बात है, कॉमन सी बात है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्योमेट्री या शेप पर डिपेंड नहीं करता, ये चार्ज की क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा प्लस मीडियम पर डिपेंड करेगा। बाकी शेप जिस तरह की भी हो, बराबर फ्लक्स की मिक़दार वहाँ से पास होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।